हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देख श्याम खरेकर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे सीटेट जून 2011 में हुए पेपर 1 के क्वेश्चन को। तो इसके पिछली वीडियो में हमने इसके सीडीपी का सेक्शन कंप्लीट किया था। आज वाली इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सेकंड समय व अवधि पर, थर्ड है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसकी जो सफलता डिपेंड करती है वो किस पर होती है? करेक्ट होगा 91 का आपका ऑप्शन सी। यदि हम समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाएंगे फिर ही हम उपचारात्मक शिक्षण सही ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें उसका रीजन पता नहीं होगा, उसकी समस्या क्या है ये पता ही नहीं होगी, तो फिर हम उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक फर्स्ट ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है, सेकेंड है साध्य है, थर्ड है साधन है, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है वो साधन होती है। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, सेकंड ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, थर्ड है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः वैसे बच्चे जिनकी मातृभाषा जो होती है वो हिंदी नहीं होती, हिंदीतर होती है, तो वैसे बच्चों को हिंदी सीखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका रीजन क्या होता है वो बताना है आपको इन चारों ऑप्शंस में से। करेक्ट हो जाएगा 93 का हमारा ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और इनकी मातृभाषा की जो संरचना होती है उनमें अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 94। कहानी सुनाने से फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, सेकंड है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, थर्ड है बच्चे अनुशासित रहते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से क्या होता है बच्चों में? करेक्ट हो जाएगा 94 का हमारा। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनकी जो कल्पना शक्ति है वो सोचते हैं उस बात को, ठीक है, और उनकी चिंतन शक्ति जो है उन दोनों का विकास होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 95। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, सेकेंड है श्रुतलेख, थर्ड है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, उसको जांचने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी? करेक्ट हो जाएगा 95 का हमारा ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। प्रत्येक बच्चे अपने अपने अनुभवों को लिखेंगे, उसके माध्यम से हम उनके मूल्यांकन, उनकी जो लेखन कौशल है उनको मूल्यांकित कर पाएंगे, ये जांच पाएंगे कि उनकी लेखन कौशल कैसी है। क्वेश्चन नंबर 96। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सेकेंड है अस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, थर्ड है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, एंड फोर्थ ऑप्शन है मधुर वाणी। तो जो बोलने की कौशल होती है, बोलने की कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात होती है? करेक्ट हो जाएगा 96 का हमारा ऑप्शन ए। बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। क्वेश्चन नंबर 97। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सेकेंड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, थर्ड है भाषा संसाधनों का अभाव है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं वो बहुभाषी है, ये नहीं है कि सारे बच्चों की एक ही लैंग्वेज है। तो ऐसे में उनको शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करनी पड़ेंगी क्योंकि उनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 98। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अर्थ होता है यानी कि अनुकूल नहीं है, उसके विपरीत है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, सेकेंड है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, थर्ड है
प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो एक समावेशी कक्षा के अकॉर्डिंग कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल है। करेक्ट हो जाएगा 98 का हमारा ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। सेकेंड है बच्चों को व्याकरण सिखाना। थर्ड है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दें, यहाँ पे नहीं है कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सेकंड है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। थर्ड है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? करेक्ट होगा 100 का हमारा ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 101, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। सेकंड है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। थर्ड है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। एंड फोर्थ ऑप्शन है गृह कार्य अति आवश्यक है। तो गृह कार्य के बारे में जो उचित कथन है वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताएं, उनकी जो भी क्षमताएं हैं उनका जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 102, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना बोलना। सेकंड है बोलना लिखना। थर्ड है पढ़ना लिखना। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनना पढ़ना। तो भाषा के अभिव्यक्ति के जो माध्यम है वो कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा 102 का हमारा ऑप्शन बी, बोलना और लिखना। बोलने और लिखने के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। सेकंड है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। थर्ड है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो कौन सा कथन इन चारों ऑप्शंस में से असत्य है वो बताना है आपको। करेक्ट होगा 103 का हमारा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। यह कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 104, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। थर्ड है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी होता है। करेक्ट हो जाएगा 104 का हमारा ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, यानी कि जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सेकंड है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। थर्ड है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। एंड फोर्थ ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, इसलिए पाठ में चित्र दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 111 तक को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तलाचल तुम्हें जाने न दूंगा, उदय उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये जो पोएम है वो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे,
गहरी नींद में सोने का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त होना, सेकंड है परिश्रमी होना, थर्ड है बेखबर होना एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंता युक्त होना। तो गहरी नींद में सोने का जो अर्थ इस कविता के अनुसार है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 106 का हमारा ऑप्शन सी, बेखबर होना। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। फर्स्ट ऑप्शन है पाताल में, सेकंड अतल गहराई में, थर्ड है जहाँ सूर्य अस्त होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है पतन की राह पर। तो कभी कहाँ नहीं जाने देना चाहते हैं। करेक्ट हो जाएगा 107 का हमारा ऑप्शन डी, पतन की राह पर। क्वेश्चन नंबर 108, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है जो अत्यधिक प्रेरित है, सेकंड जो बहुत परिश्रमी है, थर्ड जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है एंड फोर्थ ऑप्शन है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। करेक्ट होगा 108 का हमारा ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। क्वेश्चन नंबर 109, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन है ताकि लोग गीत सुन सके, सेकंड है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, थर्ड है सुबह हो गई है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह कवि का दायित्व है। करेक्ट हो जाएगा 109 का हमारा ऑप्शन बी, कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहते हैं ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 110, अतल अस्तलाचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार यूज हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष अलंकार, सेकंड उपमा अलंकार, थर्ड रूपक अलंकार एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 111, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष, सेकंड कोलाहल, थर्ड आकाश एंड फोर्थ ऑप्शन है जागृति। तो इस कविता में कवि जागृति लाना चाहते हैं, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा, उपयुक्त शीर्षक जो होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जागृति। क्वेश्चन नंबर 112 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर फिर प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनना है। लिखा है मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई वो लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक बड़ी छोटी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न कही जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये गांधी जी के रोचक स्मरण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, सेकंड है मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, थर्ड है उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। करेक्ट हो जाएगा 112 का हमारा ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में लिख दिया था कि सफाई वगैरह की, तो वगैरह शब्द का यूज उन्होंने करा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। फर्स्ट ऑप्शन है वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, सेकंड है गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, थर्ड है वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। करेक्ट होगा 113 का हमारा ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों में समय लगता है, सेकंड है दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, थर्ड है दोनों कार्य रोज किए जाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। करेक्ट होगा 114 का हमारा ऑप्शन डी, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा इसलिए बोला है क्योंकि दोनों ही कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। सेकंड है, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। थर्ड है, गांधी जी से महत्वपूर्ण मानते थे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करते हैं और स्वयं का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। सेकंड है, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। थर्ड है, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो गांधी जी डायरी पर के क्या किया करते थे? करेक्ट हो जाएगा 116 का हमारा ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखा करते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड अव्ययी भाव समास, थर्ड द्विगु समास एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन जो लिखा जाता है इसमें अव्ययी भाव समास का यूज होता है। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 118। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, सेकंड ऑप्शन है पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, थर्ड है पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ पच गया है। इसका अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सेवा, सेकंड कारज, थर्ड काज एंड फोर्थ ऑप्शन है काम। तो कार्य जो एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव जो रूप होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी काज। क्वेश्चन नंबर 120। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वैचारिक, सेकंड विचारिक, थर्ड विचौरिक एंड फोर्थ ऑप्शन है वैचारिक। करेक्ट हो जाएगा 120 का हमारा ऑप्शन डी वैचारिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जून 2011 में हुए सीटेट के पेपर 1 के हिंदी को सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट के तो जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।